हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारा 3। चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीतियां। इसका ये पार्ट 1 है। तो देखिए, इस बुक का ये सबसे इजी चैप्टर है, पार्ट 3। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है ये। आप बस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ साथ और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हाँ, जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, इस बुक में पूरे 9 चैप्टर है। जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इसके साथ साथ मैं आपको बुक कंप्लीट होने के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो एग्जाम में आएंगे। 6 नंबर वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। ये सिलेबस जो हमारा ये कंप्लीट होने के बाद तब हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट बुक को अच्छे से क्लियर करेंगे, पूरी करेंगे, ठीक है। बुक पूरी होने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, उड़ीसा राज्य में लोहे अयस्क संसाधन का विशाल भंडार था। मतलब कि उड़ीसा राज्य में लोहे का जो वो है ना संसाधन, उनका ना बहुत बड़ा भंडार था। लोहे अयस्क का संसाधनों का विशाल भंडार था। कहाँ था? उड़ीसा में, ठीक है। वहां पे जो है ना भाई, इस्पात की मांग थी, ठीक है। और इस्पात की मांग बढ़ने से इस राज्य का महत्व भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इसमें संसाधन थे, ठीक है। हमने 2 चीज पढ़ी है। उड़ीसा राज्य में लोहे अयस्क का संसाधन विशाल था और इस्पात की मांग बढ़ने से इस राज्य का जो महत्व है वो भी बढ़ गया। संसाधन है इसलिए। आगे देखिए, उड़ीसा सरकार ने राज्य और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। मतलब कि उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्पात निर्माताओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए और उन्होंने कर दिए। देखिए, ये कहते थे कि ना देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब विश्व देश वाले हमारे इसमें राज्य में आए और उद्योग वगैरह कारखाने हैं वो काम करना शुरू करे। तो अब उन्होंने साइन तो कर दिया, हस्ताक्षर तो कर दिए। तो ये जो भी आएंगे, उद्योग वगैरह लगाएंगे, कारखाने लगाएंगे, तो इस चीज से कुछ लाभ भी थे और कुछ हानियां भी थी। मतलब कि ये कारखाने वगैरह, उद्योग, कंपनी वगैरह कुछ भी लगाने से हमें वहां के जो थे उनको कुछ नुकसान भी हुए थे और कुछ हानि भी हुई थी। तब हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लाभ, कि लाभ क्या हुए ये चीज करने से। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उद्योग लगाने से पूंजी का निवेश हो जाएगा। मतलब कि उद्योग, वहां पे कारखाने वगैरह, उद्योग कुछ भी काम लगाएंगे तो पूंजी का निवेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, कारखाने स्थापित होंगे। थर्ड पॉइंट देखिए, रोजगार बढ़ेगा। मतलब कि कारखाने स्थापित होंगे तो वहां पे मजदूरी, ये सब इनकी जरूरत होगी तो रोजगार बढ़ेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, क्षेत्र का विकास होगा। मतलब कि वहां पे जब इतने बड़े उद्योग वगैरह लग जाएंगे, कारखाने लग जाएंगे, ठीक है, तो वो जो रोजगार वगैरह होंगे, मजदूर वगैरह होंगे, उनके लिए हर चीज की सुख सुविधा होनी जरूरी है वहां पे, उस राज्य में, उस क्षेत्र में। मतलब कि उनके आने जाने के लिए, साधन के लिए सड़कें वगैरह, पानी, बिजली वगैरह हर चीज जरूरी है। तो इस चीज से मतलब कि क्षेत्र का भी विकास होगा। आगे देखिए, अब हम हानियां पढ़ेंगे कि मतलब कि हानि क्या हुई थी। लाभ तो हमने पढ़ लिया ऊपर, अब हानियां पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा। जी हाँ, मतलब कि वहां पे उद्योग स्थापित अगर किया जाए ना, तो जो वहां के आदिवासी जो लोग थे ना, उनको विस्थापित होना पड़ा। मतलब कि वो जगह छोड़कर जाना पड़ा। जो परमानेंट वहां पे पहले से रहते थे, जो आदिवासी थे, वो जो वहां पे रहते थे, उनको विस्थापित होना पड़ा, ठीक है। तो इस चीज से इनको नुकसान हुआ, हानि हुई। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। दूसरा, उनकी आजीविका छीन गई, जीविका जो है वो छीन गई। मतलब कि जो वो आदिवासी लोग थे, जो वो जीने का उनका जो भी साधन था, काम वगैरह करते थे, वो चीज जो है उनकी छिन गई। उनको
ये जगह छोड़कर जाना पड़ा। तीसरा देखिए, वहां का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया। ये उद्योग, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह कुछ भी लगाने से जो वहां का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया। आगे देखिए, नोट लिख रखा है मैंने, इस पे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार को लगता है कि उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी तो देश की छवि खराब हो जाएगी। मतलब कि केंद्र सरकार को ये लगता था अगर उद्योग लगाने की हम अनुमति नहीं देंगे ना तो हमारी जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी, छवि जो है वो खराब हो जाएगी। एक ये भी प्रॉब्लम थी। सेकंड देखिए, सब कहेंगे कि संसाधन होने के बाद भी इलाके का विकास नहीं हो पा रहा। ये भी एक समस्या है कि सब ये कहेंगे कि संसाधन होने के बाद भी इलाके का विकास नहीं हो पा रहा। थर्ड पॉइंट देखिए, सरकार ने जनता से राय लिए बिना, जनता को बिना बताए ऐसा फैसला लिया जिसका जनता ने बाद में विरोध किया। मतलब कि सरकार ने कुछ ऐसा एक बड़ा फैसला लिया और है ना उसके बारे में ना तो सरकार ने जनता से राय ली, ना उनको बताया, कुछ भी नहीं, उनसे बिना किसी सलाह के एक ऐसा बड़ा फैसला ले लिया और फिर उस फैसले से जनता बाद में विरोध करने लगी। जनता उस फैसले से विरोध करने लगी बाद में। उनका कहना था कि हमसे अगर राय नहीं ली, हमसे अगर नहीं पूछा तो कम से कम पर्यावरण एक्सपर्ट से तो पूछना चाहिए। देखिए फोर्थ पॉइंट में पढ़ के बताती हूँ, पर्यावरण एक्सपर्ट से भी सलाह लेना जरूरी था। मतलब कि जनता का कहना था अगर हमसे नहीं पूछा तो कम से कम उनसे तो सलाह लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया था। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक में हम वामपंथ और दक्षिण पंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन कि वामपंथ क्या है, दक्षिण पंथ क्या है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है। ऐसे लोग जो गरीबों के भले की बात करते हैं, गरीबों को राहत पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। मतलब कि इसमें ऐसे लोग हैं जो गरीबों के भले की बात करते हैं और गरीबों को राहत पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। अब दक्षिण पंथ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ऊपर है ये वामपंथ है। वामपंथ में थे ये ऐसे लोग जो गरीबों के भले के बारे में सोचते थे और उनको राहत पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते थे। अब दक्षिण पंथ के बारे में देखिए, यह खुली परिस्थिति तथा और बाजार मूल अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। दक्षिण पंथ में है यह खुली प्रथा और बाजार मूल अर्थव्यवस्था का समर्थन करते थे। मतलब कि इनका कहना था कि है ना ओपन कंपटीशन होना चाहिए, खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल अर्थव्यवस्था का समर्थन। इनका कहना है कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विकास के बारे में। विकास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि विकास का अर्थ क्या है। देखिए, आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक न्याय। मतलब कि विकास का अर्थ हो जाएगा कि आर्थिक समृद्धि, मतलब कि अपने उस पर मजबूत रहना चाहिए, खुद पैसे वगैरह कमाएंगे, खुद की वो होगी मजबूती, और आर्थिक रूप से मतलब कि सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए, वो भी जरूरी है। तो विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि, ठीक है, और आर्थिक सामाजिक न्याय। आगे देखिए, विकास की धारणा विभिन्न तबकों के लिए अलग अलग हो सकती थी। मतलब कि जो विकास की जो धारणा है ना वो विभिन्न तबकों मतलब कि विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग हो सकती थी। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे उद्योग लगाने वाले को लाभ था लेकिन उसी उद्योग से आदिवासियों को नुकसान भी था ना। हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था कि उद्योग लगाने से, मैंने लाभ भी बताए थे, मतलब कि कुछ ऐसे थे जिनको लाभ भी हुआ उद्योग लगाने से, और ठीक उसी उद्योग लगाने से
हानि भी हुई। किनको हुई थी? वो आदिवासियों की हुई थी। उनको अपनी जहाँ पे वो रहते थे वो सब चीज छोड़कर जानी पड़ी। उनका जो वो आजीविका थी वो छीन गई थी, है ना। तो इसका एग्जाम्पल है ये। अभी देखिए, विकास के दो मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी मॉडल और दूसरा है समाजवादी मॉडल। कौन से मॉडल है ये? दोनों याद रखिएगा। विकास के दो मॉडल थे, एक तो पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। देखिए, भारत ने दोनों ही मॉडल नहीं अपनाए। देखिए इसके ना दो मॉडल थे, तो ये दो मॉडल अपनाने थे। मतलब कि ये था कि या तो पूंजीवाद में जाए या फिर समाजवादी में जाए, लेकिन है ना भारत ने ऐसा नहीं किया। देखिए क्यों नहीं किया, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। भारत ने दोनों ही मॉडल नहीं अपनाए। भारत ने दोनों मॉडल में से कुछ बातों को अपनाकर एक नया मॉडल अपनाया। मतलब कि भारत ने ना क्या किया, ये दोनों ही मॉडल नहीं अपनाए। भारत ने ना एक तो पूंजीवाद मॉडल में से मतलब जो भी उनको अच्छी अच्छी बात लगी कुछ भी वो ले ली, और समाजवादी मॉडल में से भी जो कुछ इंपॉर्टेंट थी, जो भी अच्छी अच्छी बात थी वो ले ली। उन दोनों चीज को मिलाकर एक नया मॉडल तैयार किया था भारत ने। उसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या नाम है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि अगर कोई पूछेगा कि भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया था, पूंजीवाद अपनाया था, तो हम कहेंगे नहीं। कौन सा अपनाया था? समाजवादी अपनाया था, तो हम वो भी मना कर देंगे कि नहीं, हमने ये नहीं अपनाया भाई, हमने तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल जो है वो अपनाया था। इसका मिश्रित का मतलब यही है कि दोनों में से कुछ कुछ हमने जो भी बात इंपॉर्टेंट लगी वो लिया और हमने एक नया मॉडल बनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए बॉम्बे प्लान। इस पे मैंने IM लिखा हुआ है, एग्जाम में आता है ये, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। मतलब कि 1944 में जो उद्योगपति थे ना, उद्योगपतियों का एक तबका मतलब कि एक ग्रुप जो है वो एकजुट हुआ, इकट्ठा हुआ। ठीक है, इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात की। ये ग्रुप जो है भाई इकट्ठा हो गया, और इस समूह ने मतलब कि इस ग्रुप ने देश में क्या किया? नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की बात कही। ठीक है, इसे बॉम्बे प्लान कहते हैं। इतना समझिए पहले आप। ठीक है, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या था? मतलब कि क्यों करा था इन्होंने ऐसा? इसका जो उद्देश्य वो क्या था? देखिए, सरकार उद्योग तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। इनका उद्देश्य यह था कि जो वही सरकार है ना, वो उद्योग तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में एक बड़े कदम उठाए। समझ आ गया? बहुत ज्यादा इजी है, बस आप इसको ध्यान से सुन लिए और है ना वीडियो को पूरी देखिए, और साथ के साथ अगर आप नोट डाउन करते चल रहे हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचवार्षिक योजना। अब हम पंचवार्षिक योजना के बारे में पढ़ेंगे। जो ये भाई पंचवर्षीय योजना है ना, ये हमने ना सोवियत संघ से ली थी। भारत ने सोवियत संघ की तरह पंचवार्षिक योजना का विलय चुना। मतलब कि भारत ने जो ये पंचवार्षिक योजना ना, ये सोवियत संघ से ली थी। देखिए, पंचवार्षिक योजना सरकार एक मतलब कि पंचवार्षिक योजना होती क्या है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए। देखिए, सरकार एक ऐसा दस्तावेज तैयार करती है जिसमें अगले 5 साल के लिए आमदनी तथा खर्च की योजना होती है। इसे पंचवार्षिक योजना कहते हैं। मतलब कि जो सरकार है ना, वो एक ऐसा दस्तावेज तैयार करती है, लिस्ट बनाती है, डाटा, जिसमें अगले 5 साल के लिए आमदनी या खर्च उसका हिसाब रखना पड़ता है। मतलब कि एक ऐसा सोच लो, सरकार एक अपनी लिस्ट बनाती है, उसमें अगले 5 साल के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना है, कितना नहीं करना, ये सब चीज होती है, और इसी को पंचवार्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, देखिए, इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बजट के 2 हिस्सों में बांटा गया है। इस योजना में क्या हुआ भाई, एक तो केंद्र सरकार को और एक राज्य सरकार को
दो हिस्सों में बांट दिया गया है। देखिए, गैर योजना व्यय और दूसरा है योजना व्यय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे योजना व्यय। पहले हम योजना व्यय पढ़ेंगे कि इसमें है क्या, फिर आपको वो ऊपर वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, योजना व्यय में क्या होता है, हम सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं। योजना व्यय में क्या होता है कि तय की गई प्राथमिकता को ध्यान में रखकर अगले 5 साल का खर्च किया जाता है। मतलब कि जो तय की गई राशि है ना, मतलब कि हमने ये मान लिया कि हमको इतने पैसे खर्च करने और अगले 5 साल तक उतने पैसों में ही हमें अपना सारा वो बजट जो है वो ध्यान में रखकर पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अब हम गैर योजना व्यय। सालाना आधार पर दैनिक मदों का खर्च। सालाना आधार पर दैनिक मदों का खर्च अभी इम्पोर्टेंट यहां से है। ठीक है, पंचवार्षिक योजना और प्रथम पंचवार्षिक योजना और द्वितीय पंचवार्षिक योजना, इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट यहाँ से है, क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से आते हैं कि जो पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो कब आई थी, किस सन में आई थी, इस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में एक नंबर का, ये आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी। तो देखिए, वर्ष 1951 से 1956 तक। ठीक है, पहला ये हो जाएगा। और जो पंचवार्षिक योजना है इसके प्रमुख थे वो कौन थे, वो थे के.एन. राज। कौन थे, के.एन. राज। और जो पंचवार्षिक योजना इसमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया था, वो था कृषि क्षेत्र पे, मतलब कि खेती पे। ठीक है, आगे देखिए, के.एन. राज ने कहा था कि अगर हम धीमी रफ्तार से विकास करेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था का अच्छा विकास होगा। के.एन. राज ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसी सलाह दी थी कि अगर हम धीमी रफ्तार से जो है ना विकास करेंगे ना, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था ना उसका विकास जो है वो बहुत अच्छे से होगा। और सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज में किस चीज पर दिया गया था, एक तो बांध और दूसरा सिंचाई क्षेत्र पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, प्रथम पंचवार्षिक योजना में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए आप। किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, एक तो बांध और दूसरा सिंचाई क्षेत्र पे। आगे देखिए, भाखड़ा नागल परियोजना इसी समय पर लाई गई थी। जो ये भाखड़ा नागल परियोजना ना वो भी इसी समय पर लाई गई थी। भूमि सुधार पर जोर दिया गया। जो प्रथम ये पंचवर्षीय योजना ना, एक इस पे भूमि सुधार पर भी ये जोर दिया गया, क्योंकि जो भूमि थी ज्यादातर वो किनके पास थी, जो भूमिहीन लोग होते थे, जिनके पास जो जमींदार होते थे, अमीर व्यक्ति होते थे, उनके पास बहुत ज्यादा जगह थी। तो इन्होंने यही बात कही थी कि भूमि सुधार पर भी जोर दिया जाए। देखिए, अब हम द्वितीय वर्षीय योजना पढ़ेंगे। देखिए, जो पहली थी वो कब से कब तक थी, 1951 से 1956 तक। और इसी तरह जो हमारी दूसरी हो जाएगी वो हो जाएगी 1956 से 1961 तक। क्वेश्चन आ जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में आई थी, तो 1956 से 1961 तक। ठीक है, और इसके मुख्य कौन थे, देखिए, पहले के थे के.एन. राज और दूसरे के थे पी.सी. महाल निबोसी। कौन थे, पी.सी. महाल निबोसी। ठीक है, पहली जो पंचवर्षीय योजना है उस पे कृषि क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, और जो दूसरी है इस पे उद्योग क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना उसमें ये कहा गया था कि धीमी रफ्तार से विकास करेंगे तो अच्छा वो होगा। ठीक है, और जो दूसरी है उसमें कहा गया था कि तेज गति से विकास करना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि पहली में धीमी रफ्तार से कहा गया था और दूसरी में तेज गति से। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें बांध और सिंचाई पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उस पे एक तो भारी उद्योग, मतलब कि बिजली, रेलवे, इस्पात, इस चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था।
किन चीजों पर? जो भारी उद्योग हैं उन पर, जैसे बिजली हुई, रेलवे, इस्पात, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। उद्योगीकरण को बढ़ावा दिया गया था। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आयाम बनाया। ठीक है। ये पार्ट जो है हमारे यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जो मैं सेकंड पार्ट लेके आऊंगी उसमें ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा हमारा। बहुत इजी चैप्टर है, बस आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। दो बार भी आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और मैं तो ये कह रही हूँ कि आप साथ के साथ इसको नोट डाउन करते चलिएगा। जब हमारा ये बुक है, फर्स्ट बुक है हमारी ये पोल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की, ये पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही पूरी होने के बाद ही जैसे ही नो चैप्टर कंप्लीट होंगे हमारे, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी 6 नंबर वाले जो एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए आए हैं वो हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो शेयर करें। ठीक है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा भाई कि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनके फोन में तो नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो उनको